हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माय जर्नी। तो मैं आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने क्या कर रखा है और मैं कैसे यहाँ पर मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है आपको जानना ज़रूरी रहता है ना। बच्चे जानना चाहते हैं कि आप सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैं आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ सबसे पहले। तो एक तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई एम जे क्वालिफाइड, मैं जे क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। और वो मैंने जो कॉलेज मेरा था वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर था। और मुझे एनआईटी अलाउड हुआ था, लेकिन वो काफ़ी दूर था, मुझे अपने स्टेट में रह के करना था, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ से किया, लेकिन मेरा जेई मेंस क्वालिफाइड था। ओके, नाउ आफ्टर दैट जैसे ही मैंने बीटेक कंप्लीट किया उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था उत्तम कलवा मेटलिक लिमिटेड में, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, जो कि मेटलिक लिमिटेड है। और मतलब ये क्या काम करती है, जो मेटल होते हैं ना, जो मेटल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। बेसिकली इनका काम स्टील मेकिंग में था, ठीक है, स्टील मेकिंग में था। लेकिन मैंने ये कंपनी, मेरा प्लेसमेंट हो गया था हालांकि, लेकिन आई हैव नॉट ज्वाइन द कंपनी, मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू फर्दर स्टडी और आई वॉन्ट टू परस्यू माई स्टडी। ओके, मैं स्टडी आगे करना चाहता था, इसलिए फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया ताकि मुझे आगे स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल सके। और मैंने वो गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मुझे एमटेक में स्कॉलरशिप के लिए आई वॉज एलिजिबल। तो मैं एलिजिबल हो गया एमटेक स्कॉलरशिप के लिए। फिर मैंने अपना एमटेक स्टार्ट किया एमएएनआईटी भोपाल। ये एक एनआईटी है जो कि भोपाल में है, एनआईटी भोपाल से मैंने एमटेक किया है, ओके, विद स्कॉलरशिप। आफ्टर डेट एमटेक जो 2 साल का होता है उसमें मेनली आपको 1 साल तो कोर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे वो आपको स्टडी करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो ना, वैसे ही वहाँ पे भी अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग कोर्सेज होते हैं, वो आपको कोर्स पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ। सेकंड ईयर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का काम होता है, रिसर्च वर्क होता है, ठीक है, रिसर्च वर्क। तो मैंने अपना रिसर्च वर्क के लिए मैं गया था आईआईटी मद्रास। मैंने वहीं पर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया था, वहीं पर लैब में रह के काम किया है। और वहाँ से रिसर्च वर्क करने के बाद फिर मैं वापस लौट के आया अपनी कॉलेज एनआईटी भोपाल, और वहाँ रह के मैंने फिर जो अपना लिखने का काम होता है, रिसर्च पेपर, जब आपने रिसर्च वगैरह कर ली तो भाई आपको रिसर्च पेपर लिखना होता है और साथ साथ में आपको थीसिस लिखनी होती है। तो मैंने थीसिस लिखने का काम यहाँ पर किया था, रिसर्च पेपर। उस टाइम मैंने, क्योंकि उस टाइम जस्ट जैसे ही मैं पास आउट हुआ था ना ये यहाँ से एमटेक से, तो आ गया था लॉकडाउन, तो रिसर्च पेपर लिखने का टाइम मुझे उतना नहीं मिल पाया था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर थीसिस ये सबमिशन का काम किया था, ठीक है। लेकिन मैंने रिसर्च वर्क किया था, आई कैन पब्लिश द वर्क एनी टाइम, जब भी मैं चाहूँगा मैं उस रिसर्च पेपर को इजीली मैं पब्लिश कर सकता हूँ, मेरे पास उतना वर्क है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब मेरे पास डेटा है वो पूरा। फिर इसके बाद मेरा एक प्लेसमेंट हो गया था एमटेक करते करते कॉलेज के थ्रू, एक कोचिंग सेंटर में हुआ था जो, और मेरा इंटरेस्ट भी था टीचिंग में। मैं ऑलरेडी जब से मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था उसके सेकंड ईयर से, बीटेक के सेकंड ईयर से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, और साथ साथ में नीट के लिए। तो मैं साथ साथ में पढ़ा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं, क्योंकि आप फुल टाइम एक ही चीज़ कर सकते हो ना, फुल टाइम एक ही चीज़ कर सकते हो, तो मैं ऑलरेडी सारी की सारी जो अपनी पढ़ाई कर रहा था वो फुल टाइम ही कर रहा था। तो मैं ये सारा काम पार्ट टाइम करता रहता था, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरा रेप्यूटेड जो अपनी कोचिंग थी उसमें प्लेसमेंट हुआ, लेकिन मुझे फर्दर स्टडीज़ में जाना था। हालांकि मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो मेरा पढ़ाने में ही है, और मेनली आईआईटी जेईई नीट इन सब के लिए पढ़ाने में ही कोर इंटरेस्ट है, बिकॉज आई लव टू टीच फिजिक्स। मैं मेनली फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट ही चूज़ किया अपने लिए, ठीक है, समझिए आप। तो ये यहाँ तक की बात हो गई एक कोचिंग सेंटर। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं फर्दर स्टडी करना चाहता था, इसके लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया ताकि आई कैन गेट द स्कॉलरशिप, ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। इसलिए मैंने गेट एक एग्ज़ाम होता है पीएचडी का, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो वो पर्टिकुलर कॉलेज आपका एग्ज़ाम कराती है, उसके बाद में इंटरव्यू भी होते हैं, यदि आपने ये दोनों क्वालिफाई किए तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई करी बच्चों, और मैं राइट नाउ आई एम गेटिंग द स्कॉलरशिप एंड आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। ओके, एमएनआईटी, दिस इज ऑल्सो एनआईटी सिचुएटेड इन जयपुर। आई एम डूइंग माई रिसर्च वर्क हियर। लेकिन मैं बीच बीच में अपने रिसर्च वर्क के लिए आईआईटी कानपुर में कई बार मैंने विजिट किया है, आईआईटी कानपुर में विजिट किया है, और मुझे फर्दर
मुझे और भी आईआईटीज़ में अभी विज़िट करना है, जैसे कि हो सकता है मुझे आईआईटी दिल्ली जाना पड़े मुझे रिसर्च वर्क के लिए, बिकॉज़ आपको कोलैबोरेशन में ही काम करना होता है। जैसे यहाँ पर यदि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप आईआईटी में जाके काम कर सकते हो, आराम से जा सकते हो, क्योंकि आप एनआईटी के थ्रू यहाँ से मेरे प्रोफ़ेसर मुझे लिख के देंगे और मैं वहाँ पर किसी प्रोफ़ेसर से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर पाऊँगा, ठीक है? तो मैं जाता रहता हूँ, अभी आईआईटी दिल्ली में विज़िट करके आया हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह दिखाना चाहूँगा कि मैंने जो-जो काम किया। तो ये मेरी वहाँ पर जब मैं आईआईटी मद्रास में गया था, जब अपनी एमटेक के दौरान वहाँ की ये सारी फ़ोटो आप देख सकते हो, ये एमटेक। अच्छा, ये मेरे प्रोजेक्ट का काम था। एक्चुअली मैंने ये 3 सैंपल अलग-अलग प्रिपेयर किए थे और आपको मैं थोड़ा-सा अपना काम भी समझाना चाहूँगा हल्के से, हालाँकि आप शायद मतलब उस लेवल पे मैं आपको एकदम छोटा, मतलब इसको एकदम आपके लेवल पे लाके समझाना चाहूँगा। देखो क्या मैंने ये 3 सैंपल्स हैं, मैंने 2-2 के कॉम्बिनेशन में इनको मिक्स किया था। मैंने कॉपर, निकल, एल्यूमीनियम, बेसिकली ये 3 थे मेरे पास। ये कॉपर, निकल, एल्यूमीनियम, ठीक है, 3 थे। इनमें 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, कॉपर निकल का, निकल एल्यूमीनियम का और निकल कॉपर का। ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने बनाए। उसके बाद में मैंने क्या किया, इनको कॉम्पैक्शन, ये कॉम्पैक्शन मशीन है, इसमें प्रेशर लगा के इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो ये पैलेट पैलेट जानते हो, मतलब जो टैबलेट होती है ना, टैबलेट जो आप खाते हो पैरासिटामोल टाइप, वैसी वैसी ये पैलेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, स्पार्क प्लाज्मा सिंटरिंग ये मशीन है। दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट जो मैं अभी इस स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ, वो सारे के सारे, मतलब इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो आपको शो कर रहा हूँ, वो सारे आईआईटी मद्रास में अवेलेबल थे। मैंने वहाँ पर रहकर ही अपना काम किया था, तो मैं वहीं के इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको पैलेट बनाया, फिर स्पार्क प्लाज्मा सिंटरिंग मशीन में क्या करते हैं, अपन प्रेशर लगाते हैं और ये जूल्स इफेक्ट पे काम करती है। तो जूल्स इफेक्ट यदि आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, H=I²RT। इसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जैसे-जैसे बढ़ेगा, वहाँ पे हीट जनरेट जो होती है वो बढ़ती जाती है, समझे आप? हीट जनरेट बढ़ती जाती है। तो जब हीट जनरेट होगी तो जो मेटल वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल मैंने इनको पैलेट की फॉर्म में बनाया, लेकिन उनके बीच में हमेशा गैप रहता है और गैप की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से जो मेटल है वो अपना मेल्टिंग स्टेट तक पहुँच सकता है और सेम टाइम पर अपन यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यही चेक किया था कि यदि मैं प्रेशर की अमाउंट वेरी कराऊँ तो उसकी डेंसिटी में क्या वेरिएशन आता है। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन आ गया कि सर डेंसिटी तो किसी भी चीज़ की फिक्स होती है। लेकिन बच्चों, यही तो कैच है, आगे जाके आप बहुत कुछ समझोगे। जो अभी आप पढ़ रहे हो ना ऐसे मान के कि नहीं यही चीज़ें सही होती है, वो आपको आगे जाके लगेगा कि अरे! तो गलत पढ़ रहे थे क्या? गलत नहीं पढ़ रहे हो आप, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो समझाने के लिए चीज़ें होती है, वो आपको इसी लेवल पे समझाई जा सकती हैं। इसीलिए आपको इसी लेवल से आपका जस्ट बेस अभी तो तैयार हो रहा है ना। आगे जाके आप देखोगे कि जो चीज़ें आप मानते हो कि यही सत्य है, आप आगे जाके पता चलेगा कि नहीं वो सत्य नहीं है, उनकी जगह कुछ और भी मॉडिफ़िकेशन हो सकता है। तो कुल मिला के मैंने डेंसिटी का वेरिएशन देखा था कि यदि प्रेशर लगाऊँ, प्रेशर की अमाउंट वेरी करूँ, तो प्रेशर की अमाउंट वेरी करने के साथ-साथ में क्या डेंसिटी चेंज हो रही है? और यदि डेंसिटी चेंज होगी तो आपको पता है, डेंसिटी यदि कम होगी तो उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? मतलब यदि डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है, उसकी स्टडी करी थी। इसी पे मेरा पूरा रिसर्च वर्क कॉन्सन्ट्रेट था और ये डायलेटोमीटर है। इसका यूज़ अपन इसीलिए करते हैं कि जो बेसिकली इसकी डायमेंशन कैसे वेरी हो रही है, हीट इनपुट के साथ डायमेंशन कैसे वेरी होती है और डायमेंशन स्टेबिलिटी के लिए इसका यूज़ किया था डायलेटोमीटर। ये भी वहीं से सिचुएटेड था आईआईटी मद्रास। कितना भी धक्का लगाओ, ये एकदम एकदम स्लोप पर स्थित है, स्लोप पर स्थित है और आप देख रहे हो ये छोटा-सा पार्ट इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये यहाँ से नीचे गिरता नहीं है, मतलब एकदम रॉक है ये, रॉक, ओके, समझ रहे हो? और आपको लगेगा कि ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये यहाँ पे गिरता नहीं है भाई, ये एकदम रॉक की तरह कनेक्टेड है, समझे? तो इस जगह मैंने विज़िट किया, समुद्र भी देखे उस टाइम पर। फिर उसके बाद में ये आईआईटी मद्रास के टाइम की कुछ फ़ोटो हैं, वहाँ पर मैंने विज़िट किया था। ये देखो, आप देख सकते हो स्वामी विवेकानंद जी का जो आश्रम था, वहाँ पर विज़िट किया मैंने। ये आईआईटी मद्रास के अंदर का ही म्यूज़िक रूम है। यहाँ पर अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, वहाँ पे गाना गाया, थोड़ी मस्ती करी और ये वहाँ पर एक बीच पर टेम्पल था, उस टेम्पल को विज़िट किया। ये अभी मैंने दिखा दिया, वो टेम्पल है। अच्छा, ये मशीन जो है इसका नाम है एक्सआरडी, एक्सआरडी, एक्स-रे डाइफ्रैक्शन, ओके, एक्स-रे डाइफ्रैक्शन इसका नाम है। तो इसका काम बेसिकली इसके बहुत सारे काम होते हैं, ये लेकिन आपके लेवल का मैं काम बताता हूँ क्योंकि जो काम और भी जो काम है वो आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअली।
ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ बेसिकली ये क्या करता है। यदि आपके पास कोई एक मेटल आपके हाथ में आ गया, आपको पता नहीं चल रहा कि वो कौन-सा मेटल है, ठीक है? तो आप उसकी एक्सआरडी करो और एक्सआरडी की पीक से आप उसका एनालिसिस कर सकते हो कि एक्चुअली में जो मेरे पास मेटल है वो कौन-सा मेटल होगा, ठीक है? आप इज़िली उसका एनालिसिस करके पता लगा सकते हो। यदि आपके पास गलती से कोई मेटल आ गया तो आप इसके अंदर डाल के, और ये एक्सआरडी का एनालिसिस होता है, उसके थ्रू आप पीक एनालिसिस करके इसका आप पता कर सकते हो, ठीक है? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आईआईटी मद्रास में अवेलेबल था। मैंने यहाँ वहाँ पर अपना सारे रिसर्च वर्क किया था एमटेक के दौरान। नाउ अभी मैं आप जैसा आपको मैंने बताया एमएनआईटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी इन एमएनआईटी जयपुर। और ये मैंने विजिट किया था, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये खेल का मैदान, ये जो कोर्ट है ना, कोर्ट है ये एक्चुअली में बैडमिंटन के कोर्ट है, ये थे आईआईटी कानपुर में। और मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ था, मैंने वहाँ से इसकी पिक ली है। देखो कितना मस्त दिख रहा है ना नज़ारा, ऐसे देखो कितने कोर्ट बने हुए और बच्चे वहाँ पर आराम से मस्त खेलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो आईआईटी कानपुर के गेट पर मैंने फ़ोटो ली है अपनी। ये एक्चुअली में मैं वहाँ पर ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके लेवल के हिसाब से कि भाई इसका क्या यूज़ होता है। तो देखो इससे इस तरह की ब्यूटीफुल इमेजेस आती हैं, इस तरह की ब्यूटीफुल इमेजेस आती हैं। एक्चुअली में ये सरफेस रफनेस मेजरमेंट के लिए होता है, किसी भी चीज़ की सरफेस रफनेस कितनी है वो निकालने के लिए अपन इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आप इतना समझ गए कि सरफेस रफनेस निकालने के लिए इसका यूज़ होता है, इसका नाम प्रोफाइलोमीटर है। और ये जो फ़ोटो, ये दोनों फ़ोटो आप देख रहे हो, ये मैंने बैंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं गया था। वहाँ पर मुझे कुछ साइंटिस्टों से मिलना था, जो साइंटिस्ट थे उनसे मिलना था, बातचीत करनी थी, और साथ-साथ में मुझे अपना रिसर्च वर्क परफ़ॉर्म करना था। ये पीछे जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इस पे मैंने अपनी रिसर्च वर्क परफ़ॉर्म किया था। एक्चुअली में ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है, इन सब चीज़ों को आप में मतलब डिस्कस नहीं कर सकते अपन कि इनका ये मतलब मशीन का क्या यूज़ है, कैसे ये, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मतलब थोड़ा गुमनाम रखना पड़ता है। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये मैंने आईआईटी नहीं, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके ये काम किया था, ठीक है? और ये काम भी मैंने पीएचडी के दौरान ही किया था। तो ये सारा काम जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया है, वो पूरा पीएचडी के दौरान ही मैं कर रहा हूँ। आईआईटी कानपुर में विज़िट कर चुका हूँ। हो सकता है मुझे 1-2 आईआईटी और विज़िट करनी पड़े मुझे अपने काम के लिए। और आगे का मेरा मैं थोड़ा अपना प्लान बता देता हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ आगे। अभी मैं ट्राई करूँगा, देखो अभी मेरा रिसर्च पेपर होने चाहिए 2 रिसर्च पेपर, उसके बाद में आप फ़ॉरेन के लिए फ़ॉरेन में स्कॉलरशिप के थ्रू जा सकते हो, ठीक है? इंटर्नशिप करने के लिए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा एक रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो आई हैव गिवन फॉर पब्लिकेशन। जल्दी जैसे वो आ जाएँगे, मैं कुछ टाइम के लिए जाऊँगा कहाँ पर, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी फ़ॉरेन कंट्री में विज़िट करना है। विज़िट मतलब घूमने-फिरने नहीं, मैं अपने साइंटिफिक वर्क के लिए वहाँ पर जाऊँगा, अपना काम करूँगा और 2-3 महीने रह के वहाँ काम करूँगा और उसके बाद वापस आ जाऊँगा। और मैं आगे फ़िलहाल इसको कंप्लीट करने के बाद अपना जो करियर है वो परस्यू करना चाह रहा हूँ इसी टीचिंग प्रोफ़ेशन में, और वो भी स्पेशली नीट, आईआईटी जेईई, आईआईटी एडवांस के लिए, फ़िज़िक्स के लिए, स्पेशली फ़िज़िक्स के लिए मैं अपना काम आगे करना चाहूँगा। बस मेरा ये कंप्लीट होते ही काम मैं यही करना चाहता हूँ। और आप मैंने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किए, आप उनसे इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, और यदि आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, ये क्या है। तो थैंक यू सो मच मेरी जर्नी सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको और कुछ मेरे बारे में जानना हो और पूछना हो, और आपको यदि ये जानना हो कि फ़िलहाल मतलब एट द प्रेजेंट टाइम जब मैं पीएचडी कर रहा हूँ तब मेरा रिसर्च वर्क है क्या, ठीक है? तब मैं रिसर्च वर्क मेरा क्या है और मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ और इसके क्या आउटकम्स हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल उसका क्या पर्पज़ है, ठीक है? ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ। और यदि आपको ये जानना हो कि आप बीटेक के बाद ही, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद कैसे फ़ॉरेन में जा सकते हो, फ़ॉरेन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, यदि ये सारी चीज़ें यदि आप जो भी जानना चाहोगे आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको इसके लिए को पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। यदि आपका कोई डाउट होगा उसको बताने की कोशिश भरपूर करूँगा। तो आप जो भी डाउट अपने मन में रखते हो वो पूछ सकते हो। और जैसे कोई और डाउट हो कि मुझे किस आईआईटी में मतलब आईआईटी में जाना, तो मतलब एक चॉइस तो तब होती है जब आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, तब आप चूज़ कर सकते हो कि मैं इस आईआईटी में जाऊँ या उस आईआईटी में जाऊँ। वरना तो फिर जो आईआईटी मिलेगा आपको वो लेना पड़ेगा। फिर आप ब्रांच के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, कौन-सी ब्रांच अच्छी रहेगी, फ़िलहाल कौन-सी ब्रांच ज़्यादा चल रही है। एक तो होता है कि चल रही है, एक होता है जैसे अभी ज़्यादातर सीएस, एआई
इन सब का ज़्यादा बोलबाला है। लेकिन एक्चुअली में आगे ग्रोथ यदि किसी कंट्री की होनी है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है ना, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है जो काम है बेसिकली जो कोर ब्रांचेज करती है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इस सारी चीज़ों से ही कोर डेवलपमेंट यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो सिविल ब्रांच, ठीक है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना है तो वहाँ पे मशीनों की बात आएगी, और जैसे ही मशीनों की बात आ जाती है तो आप जानते हो मैकेनिकल ब्रांच आ जाएगी। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी का तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच, बाकी और बहुत सारी ब्रांच है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, काफ़ी अच्छी ब्रांच है। केमिकल इंजीनियरिंग भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है। तो जो भी चीज़ आप जानना चाहोगे कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए, यदि फिर या फिर अभी आप यदि 10th में हो, ठीक है, तो आगे ये चूज़ करना चाह रहे हो कि मुझे 11th में मुझे बायोलॉजी लेनी चाहिए, मैथ लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, या फिर कोई और एरिया परस्यू करना चाहिए, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊँगा। तो जो भी बेसिकली आपका व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, आपके दिमाग में जो भी डाउट है, यू कैन जस्ट comment to me, I'll answer the question if I have the knowledge about it। यदि मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा, नहीं पता होगा तो I'll search for that, मैं उसके बारे में देखूंगा और आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच मेरी जर्नी के बारे में सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके।